तपस्या छुपी है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। यहां कह रहे थे कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, ये सही है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, जिन विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य की स्थापना जो है 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी। और एकाएक कैसे हो गई? क्योंकि देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी आजादी के बाद। जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसने किस प्रकार देश की जनता का और अन्य लोगों का शोषण करना शुरू किया, और सत्ता केवल सत्ता सुख भोगने के लिए ही रह गई, लेकिन सत्ता का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से कांग्रेस भटक गई। उन्नीस 1948 में महात्मा गांधी जी का जब वध हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और संघ के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों में ठूंस दिया, अन्य लोगों को प्रताड़ित किया। लेकिन संघ की इस आवाज को उठाने वाला संसद के अंदर कोई नहीं था। समाज की उस आवाज को उठाने वाला संसद के अंदर कोई नहीं था। हालांकि संघ एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है, जिसका लक्ष्य है कि हिंदुत्व की मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व ही हमारे राष्ट्र की पहचान है। हम भारतीय हैं, लेकिन हिंदुत्व नहीं है, तो भारतीय केवल भारतीय ही है, हिंदुत्व नहीं है। बिना हिंदुत्व के भारतीयता भी अधूरी है। हालांकि अनेकों बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर कई प्रस्ताव आए कि आप राजनीति में आओ, राजनीति में आओ, लेकिन उस समय संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी ने हमेशा मना किया कि नहीं, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन जब देश में कांग्रेस की सरकार बनी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें केंद्रीय मंत्री बने, और संसद के अंदर जिस प्रकार की चर्चा होती थी और देश की सीमा और सुरक्षा के बारे में जब चर्चा होती थी, तो उसे महसूस होता था कि कांग्रेस का लक्ष्य देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का नहीं रहा है। उसका लक्ष्य जो है केवल सत्ता हासिल करने का था। इसलिए जब संसद के अंदर में कहा गया कि लद्दाख के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर रहा है, चीन कब्जा कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें संसद में कहा कि लद्दाख में तो कोई घास का तिनका भी नहीं है, क्या करना उसकी। सारी संसद जो है वो अवाक बनकर रह गई। एक ऐसे नेता जो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका चित्र उधर पहले नंबर पर लगा हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता नहीं थे। ये रिपब्लिकन पार्टी के से सांसद चुनकर आए कलकत्ता से। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी, आप ठीक कह रहे हैं कि लद्दाख में घास का कोई तिनका भी नहीं है, तो उसको क्या करना है। तो इनका जवाब था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी खोपड़ी के ऊपर भी एक बाल नहीं है, तो क्या इसको काट दिया जाए। हिमालय हमारा मुकुट है, हमारा सिर है,
अगर वो ही हमारा नहीं रहेगा तो हमारा क्या औचित्य रहेगा। ऐसी कई बार नोक झोंक होते हुए कश्मीर की समस्या के ऊपर, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी, तब उसका विलय किया था। 562 रियासतें जो हैं अनकंडीशनल भारत के साथ ज्वाइन हुई, केवल एक रियासत जो है जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वही एक कंडीशनल रियासत भारत में 370 लगाकर की गई थी, मिलाई गई थी, और उसका विलय भी स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों में लिया था। बाकी सारी की सारी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनकंडीशनली भारत के साथ उनका विलय कराया था। यहां तक कि हैदराबाद के निजाम की जो स्टेट थी, हैदराबाद स्टेट जो है, उसको भी अनकंडीशनल सरदार वल्लभ भाई ने भारत के साथ उसका विलय कराया। केवल और केवल जम्मू कश्मीर, उसका विलय जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं उसका जिम्मा लिया था। उसी में कंडीशन लगाकर धारा 370 वहां लगवाई थी, जिसका परिणाम आज तक हम भोगते रहे, आज तक हम भोगते रहे। और जब कश्मीर के बारे में संसद के ऊपर चर्चा होती थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उससे खिन्न होकर उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर संसद से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि यहां देश की सुरक्षा सही हाथों में नहीं है, इसलिए कोई और दल बनाया जाए जो देश की रक्षा के हित में काम कर सके। इतना बड़ा फैसला लेना अकेले व्यक्ति ने, कई जगह उन्होंने प्रयास किया, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास दोबारा गए, फिर से गए वो, तो उन्होंने पूजनीय गुरु जी से कहा कि आप संघ को राजनीति में आना चाहिए। बहुत सारी चर्चा, लंबी चर्चाएं हुई, तो गुरु जी ने फिर उनको हट फिर के एक ही जवाब दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी बात सही है कि देश की रक्षा होनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र, लोकतंत्र जो है हमारा, ये मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैं 5 स्वयंसेवक संघ के आपको देता हूं। इन स्वयंसेवकों को आप लीजिए और अपना दल जो है गठित कर सकते हैं। उनमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, इन 5 लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो संघ के प्रचारक थे, अपना सब कुछ संघ के लिए निछावर कर दिया था, घर बार छोड़कर संघ के काम के लिए निकले हुए थे, उन 5 लोगों को मुखर्जी जी के हाथों में सौंप दिया कि 5 लोग मैं आपको देता हूं, इनको लेकर आप अपना काम चलाइए। और इन सबको लेकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, और भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद उस विचारधारा को लेकर कि धारा 370 हटनी चाहिए, देश में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर, इसको लक्ष्य रखते हुए भारतीय जनसंघ ने अपना काम शुरू किया। उसमें देश के अंदर 2 संविधान थे, एक संविधान जम्मू कश्मीर का अलग था और भारत का अलग। अगर भारत की संसद के अंदर कोई कानून पास होता था तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और वहां का अपना झंडा अलग होता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहला ये नारा दिया, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि उसमें अगर किसी को जम्मू कश्मीर में जाना होता था तो उनको वीजा लेना पड़ता था, जैसे किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं अपने देश में जा रहा हूं,
मैं अपने देश की धरती के ऊपर जा रहा हूं, मैं इस नियम को तोड़ता हूं और मैं अपने देश की धरती पर बिना किसी आदेश के, बिना किसी परमिशन के जाऊंगा और जो भी होगा उसको आगे हमारी पार्टी जो है उसके लिए जितना बड़ा आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा हम करेंगे। और इसी तर्ज पर उन्होंने अपना आंदोलन 1953 में शुरू किया और 1953 में जब वो कश्मीर के अंदर एंटर हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ थे। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि अटल जी आप वापिस जाओ, आप वापिस जाओ, आप इस मुद्दे को लेकर देश के अंदर आंदोलन खड़ा कीजिए, जेल में मैं जाऊंगा। और 23 जून 1953 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु भी हो गई। सारा देश सन्न रह गया। लेकिन आजाद भारत में अगर किसी ने अपना बलिदान दिया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है, जिनकी तस्वीर हम यहाँ अपने सामने देख रहे हैं। कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश के अंदर था और जो मुद्दा उन्होंने उस समय उठाया उसी समय से कश्मीर में वीजा समाप्त हो गया और वहां बिना किसी परमिशन से अपने देशवासियों का आना जाना शुरू हो गया। ये जनसंघ की यात्रा जब इनकी मृत्यु हो गई तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनके ऊपर कार्यभार आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब संघ के अध्यक्ष बने, जनसंघ के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा दर्शन दिया। उस दर्शन का नाम है एकात्म मानववाद दर्शन। उस एकात्म मानववाद दर्शन का मतलब है कि पूरी दुनिया, गांव, घर, गांव, समाज, परिवार से लेकर प्रदेश और देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम केवल एक व्यक्ति का नहीं या केवल समूह का नहीं, एक एक व्यक्ति का विचार करेंगे तभी देश का विकास होगा। और जो व्यक्ति पिछड़ेपन की, गरीबीपन के अंतिम लाइन में अंतिम व्यक्ति बैठा है, जब तक उस व्यक्ति का विकास नहीं होगा, सरकार की योजना उसके घर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश के विकास को पूरा नहीं समझा जाएगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी है। 1967 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई प्रदेशों में जनसंघ की सरकारें बन गई, जिसके कारण जनसंघ का काम और अधिक बढ़ गया। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी लगा दी और इस इमरजेंसी के अंदर जो शोषण हुआ पूरे देश का, जो अत्याचार हुए, वो सब आप भली भांति जानते हो। मैं उसकी गहराई में अभी नहीं जा पाऊंगा। और इंदिरा गांधी जी जो एक निरंकुश तानाशाह बन गई थी, देश की जनता के नाक में जिन्होंने दम कर दिया था, 1977 के चुनावों में, जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय जनसंघ ने भी अन्य विपक्षी दलों, गैर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनसंघ ने भी अपना विलय जो है जनता पार्टी में कर दिया। जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में इसलिए किया कि जो आज हम बोलते हैं कि हमारे लिए पहले देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित के लिए जनसंघ ने अपने अस्तित्व को खो दिया कि देश बचना चाहिए। पार्टी की कोई बात नहीं है, पार्टियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। इसलिए जनता पार्टी को जनसंघ में विलय कर दिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने।
लेकिन उसमें कुछ अन्य कट्टरपंथियों ने ये मुद्दा उठाया कि जनसंघ की जो लोग जनता पार्टी में आए हैं उनकी दोहरी सदस्यता है, उनकी संघ की सदस्यता भी है, आरएसएस की भी है और जनता पार्टी की भी है, इसलिए वो तय करें या तो वहां से छोड़ें अपनी सदस्यता या यहां से छोड़ें। लेकिन जनसंघ के हमारे लोग थे जो सरकार में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि हम संघ को नहीं छोड़ सकते हैं, आरएसएस को नहीं छोड़ सकते हैं, हम इस जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जनता पार्टी से उन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापिस ले लिया था। इस प्रकार आगे चलकर 1980 में 6 अप्रैल 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुंबई में हुई थी, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। ये पिछला छोटा मोटा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का एक चित्र मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि 42 वर्ष तो उसके बाद हुए, लेकिन उसके पहले भी 1951 से लेकर 1980 तक लगभग 30 वर्ष की साधना, जो बहुत कठिन साधना थी, वो भी उसमें छिपी हुई है। तो 40 और 30 70 और 72 साल की तपस्या इस भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज आगे चल रही है। और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी कहां से शुरू हुई थी? बीच में 1984 में फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो फिर देश में एक सहानुभूति की लहर आई। सहानुभूति की लहर आई तो हमारे सांसद हार गए, केवल 2 सांसद हमारे बचे जो जीत गए। ऐसी भी परिस्थितियां बीच में आई, लेकिन वहां भी क्योंकि हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं का आधार था, हमारी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड है, कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है, सरकार सांसद एमएलए मंत्री आधारित हमारा संगठन नहीं है। इस बात को हमारी पार्टी ने सिद्ध किया है और 2 सांसद होने के बावजूद भी आज हम चलते चलते 301 सांसदों तक पहुंचे। 301 सांसदों तक तो पहुंचे ही हैं। साथ ही आज आधे से ज्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अनेकों प्रदेशों में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें बन रही हैं। केंद्र में हमारी लगातार सरकार बनी है। कहां भारतीय जनता पार्टी थी उस समय और आज भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने जितना मर्जी हो दुष्प्रचार करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करते रहे डटकर, लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं कि जिस मसाल को जितना दबाओगे वो मसाल उतनी ही भभकेगी और वो ज्वाला उतनी ही भड़केगी।